गुड इवनिंग। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रतिशत से जुड़ी सामान्यता बेसिक टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, या किस प्रकार प्रतिशत निकाला जाता है, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाए थे। अब उस पे आधारित कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान स्तर के होते हैं, कुछ थोड़े से कठिन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कठिन स्तर के होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आसान स्तर के क्वेश्चन, इजी लेवल क्वेश्चन, फिर मॉडरेट और फिर टफ लेवल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, हार्ड लेवल को। तो इजी लेवल क्वेश्चंस में आते हैं, उसमें क्वेश्चन होते हैं कि एक दूसरे से संख्याओं पे आधारित होता है। एक संख्या दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, कितना प्रतिशत कम है, अधिक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसमें संख्याओं पे आधारित होती है। दूसरा, जब मॉडरेट लेवल में जाएंगे तो उसमें आमदनी खर्च से निर्धारित मतलब संबंधित होता है, चुनाव से संबंधित होता है, खपत से संबंधित होता है, कितना प्रतिशत खपत कम ज़्यादा करना है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। आयकर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो और फिर इनका वास्ट लेवल है, फिर वो टफ लेवल में, हार्ड लेवल में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम में चूंकि सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का सीखेंगे। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसमें अंकों को एक दूसरे से रिलेट किया गया है। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखा है, देख सकते हैं उसको। क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या का 20% और 50% है। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या का 20% और 50% है। तो दो संख्याएं क्रमशः है, अगर क्रमशः लिखा है, इसका मतलब है कि पहली संख्या उस तीसरी संख्या का 20% है, और जो दूसरी संख्या है वह उस तीसरी संख्या का 50% है। तो वो तीसरी संख्या क्या है, ये नहीं दिया गया है इसमें। What percent is the first number of the second? What percent is the first number of the second? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये ज्ञात करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में दो हिस्से होते हैं, एक गिवन पार्ट होता है और दूसरा होता है क्या उसमें पता करना है। तो हमेशा गिवन पार्ट से कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसके आधार पे जो पता करना हो या जो उसमें ज्ञात करना है, अब उस पर आएंगे। हर एक प्रश्न के दो पार्ट होते हैं। तो इसके गिवन पार्ट में क्या दिया है कि पहली दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है। अब बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। अगर मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो भी लिया जाए उसके हिसाब से पहली और दूसरी संख्या अलग अलग आएगी। यदि हम तीसरी संख्या को 100 लेते हैं तो पहली और दूसरी संख्याओं का अलग मान प्राप्त होगा। तीसरी संख्या को 200 मान लेते हैं तो पहले और दूसरे का फिर अलग मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है। ये कॉमन क्या होगा, जो पहली संख्या दूसरी के अनुपात में आएगा या दूसरी संख्या तीसरे से, इन संख्याओं का जो अनुपात होगा आपस में वो हमेशा बराबर रहेगा। तो अनुपात बराबर रहने से प्रतिशत में फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उनकी वैल्यू जितनी भी हो। तो प्रतिशत में फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कोई भी संख्या मान के बना सकते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि कोई भी चीज टोटल 100% होता है, तो हम क्या करेंगे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जिस संख्या से तुलना की जा रही है, जिसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, उस नंबर को कोशिश करेंगे 100 लेने का। 90% क्वेश्चन 100 लेके बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन 100 लेके बन जाते हैं प्रतिशत के। तो यहाँ पे पहले और दूसरी संख्या के बारे में बताया गया है, उनकी तुलना तीसरी संख्या से की गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं तीन संख्याएं हैं, A,
बी और सी। तो ए और बी के बारे में बताया गया है तीसरी की तुलना में, थर्ड के रिस्पेक्ट में, तो इसको 100 लेंगे। और चूंकि हमें पता है कि 100 में जो प्रतिशत होता है वही अंक होता है, मतलब 100 का 60% 60 होगा, 70% 70 होगा, तो इसलिए 100 लेकर ही बनाते हैं। तो पहली संख्या के बारे में बताया गया है कि वह तीसरी संख्या का 20% है। तो पहली संख्या ए है, तीसरी संख्या हमने 100 माना है, तो इसका 20% 20 होगा। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 50% है, तो 100 का 50% 50। ये हमारे तीन संख्याओं के अनुमानित मान प्राप्त हो गए। अब हमें पता करना है, ये सेकेंड पार्ट में आएंगे, पता करना क्या है कि पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो इसमें पहली संख्या के बारे में पूछा गया है दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं, ऊपर मतलब न्यूमरेटर अंश, और जिससे तुलना की जाए उसको नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर हर में, और इनटू 100 करते हैं। प्रतिशत निकालने का यही तरीका है, लास्ट क्लास में बताया भी था। तो पहली संख्या के बारे में पूछा गया है, तो पहली संख्या होगा 20, दूसरी संख्या से तुलना की जा रही है तो दूसरी संख्या 50 और इनटू 100, तो इससे प्राप्त होगा आंसर 40%। तो ये हमारा आंसर है 40%। पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है। जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिससे तुलना की जाए वो नीचे, इनटू 100 करेंगे जब भी हमें ज्ञात करना हो तो। ठीक है, क्लियर। फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या है क्वेश्चन? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। पिछले क्वेश्चन में था 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, यहां दिया है 25% एंड 20% लेस। यहां एक अलग वर्ड जुड़ा है लेस, जिससे ये क्वेश्चन अलग हो जाता है उससे। उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। निकालना है इसमें व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है, ये ज्ञात करना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि संख्याओं की जिससे तुलना की जाए उसको 100 मान के बनाया जाए, तो यहां भी पहली दो संख्याओं की तुलना तीसरे से की गई है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तो यहां संख्याएं मान लेते हैं ए, बी और सी है, सी को 100 लेंगे। अब देखना है इनके रिस्पेक्ट में इनसे पहली संख्या का, तीसरी संख्या से पहली संख्या का क्या संबंध है। तो इसमें संबंध में देखेंगे कि पहली संख्या के बारे में बताया है कि वह तीसरी संख्या से 25% कम, उस साइड लिखा है 25%। तो 100 में जितना प्रतिशत है वही संख्या होती है, लेस है तो 100 में 25 कम कर देंगे। तो 100 से 25 कम करने पे प्राप्त होगा 75। दूसरी संख्या के बारे में लिखा है कि वह 20% कम है, तो 20% कम है तो 100 से 20 माइनस कर देते हैं, तो प्राप्त होगा 80। ये हमारी तीन संख्याओं का अनुमानित मान है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। अब निकालना है इसमें कि पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिसकी तुलना में पूछा जाए वो नीचे, इनटू 100। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 93.75%। तो अगर उस संख्या के रिस्पेक्ट में दिया हो तो वो प्रतिशत लिखते हैं, कम है तो कम करके लिखते हैं, अधिक है तो अधिक करके लिखेंगे, लेकिन 100 मान के बनाएंगे। यदि कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो कोशिश करेंगे 100 मान कर ही बनाने का,
क्योंकि 100 में आसानी से हम संख्याएं लिख सकते हैं। 20% कम था तो 80 लिखे हैं, अगर 20% अधिक रहता तो 120 लिख देते, इसलिए 100 मानकर बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है A is 50% लार्जर देन C। A C से 50% बड़ा है या अधिक है, एंड B is 25% लार्जर देन C। B C से 25% अधिक है, देन A is how much percent larger than B। तो A B से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखेंगे इसमें A के बारे में बताया गया है, किसकी तुलना में, C की तुलना में। B के बारे में भी बताया गया है, C की तुलना में। और फिर निकालना है A कितना प्रतिशत अधिक है B से। तो A की तुलना C से की गई है, B की भी तुलना C से की गई है। और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि जिससे तुलना की जाए उसे हम 100 लेते हैं। तो हम 3 संख्याएं हैं हमारी A, B, C। तो A की भी तुलना C से हुई है, B की भी तुलना C से हुई है, तो C को 100 मान लेते हैं। अब A का C से क्या संबंध है। A is 50% लार्जर देन C। A C से 50% अधिक है। तो चूंकि C 100 है, 50% अधिक है, तो संख्या में 50 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 150। अब B का क्या रिलेशन है C से, 25% अधिक है, तो 25% उसमें जोड़ देंगे, किसमें, 100 में, तो ये हो गया 125। तो ये हमारा गिवन पार्ट के हिसाब से हमने अनुमानित संख्या लिख ली। ध्यान रखेंगे जिससे तुलना की जाए उसको 100 लेंगे। अब निकालना क्या है, देन A is how much % लार्जर देन B। A B से कितना प्रतिशत अधिक है। अब A के बारे में पूछा जा रहा है, B से कितना प्रतिशत अधिक है, कंपैरिजन करना है। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कंपैरिजन कैसे करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए A की तुलना B से करने के लिए पहले दोनों का डिफरेंस अनिवार्य है। तो जो हमारी अनुमानित संख्या है A 150 है और B 125 लिए हैं यहाँ, तो इसमें A B से कितना अधिक है, 25। तो चूंकि निकालना है A B से कितना अधिक है, तो पहले डिफरेंस लेंगे 25। अब ये स्टेटमेंट जो निकालना है उसका उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि A B से अधिक है, तभी तो कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। तो A अधिक क्यों है, क्योंकि बगल में B कम है। A अधिक है B की तुलना में, सबसे अधिक तो नहीं है, B के रेस्पेक्ट में अधिक है, क्योंकि B यहाँ 125 है, इसलिए A अधिक है। तो जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे आता है। पूछ रहा है A B से कितना प्रतिशत अधिक है, तो B से तुलना की जा रही है, तो नीचे 125 लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ये आएगा आंसर 20%। A B से 20% अधिक है। ये प्रतिशत अधिक और कम करने में ध्यान रखेंगे हमेशा। जिस हम ऊपर डिफरेंस ही लिखते हैं, प्रतिशत कम निकालना हो या प्रतिशत अधिक निकालना हो, तो ऊपर डिफरेंस ही रखते हैं, लेकिन नीचे हमेशा जिससे तुलना की जाती है उसको रखा जाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 2 नंबर्स 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ ए स्मॉलर नंबर। 2 संख्याएं हैं जिनमें बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। फिर आगे क्या दिया है, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 150, यदि उन संख्याओं का योग 150 है, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 150 प्राप्त होता है।
फाइंड द ग्रेटर नंबर, तो उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? फाइंड द ग्रेटर नंबर, उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमारे पास यहाँ दिया क्या क्या है? एक है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 150 मिलता है, लेकिन अब 150 मिलता है, मान लेते हैं कि अगर यदि एक संख्या 100 होगी तो दूसरा 50 होगा, एक 90 होगा दूसरा 60 होगा, एक 70 होगा दूसरा 80 होगा। इस प्रकार बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, क्लियर नहीं है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी किसी टोटल को दो हिस्से में बांटा जाता है, तो टोटल को दो हिस्से में बांटने के लिए क्या करते हैं? एक हिस्से को x लेते हैं और दूसरे हिस्से को टोटल माइनस x लेते हैं। पहला हिस्सा x, दूसरा हिस्सा टोटल माइनस x। ये दो हिस्सों में बांटना है। ये लीनियर इक्वेशन में हम लोग स्कूल डेज में भी पढ़ चुके हैं। ये एक हिस्सा x होगा, दूसरा टोटल माइनस x होगा। अब ये इसमें हमारा एक इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन बनेगा? इक्वेशन के लिए बराबर होना चाहिए, तो बराबर क्या है? 40% ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़ी संख्या का 40%, किसके इक्वल है? 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का 60% के बराबर है। और चूंकि हमें ग्रेटर नंबर निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे जो संख्या निकालनी है उसको x माना जाए। तो हम मान लेते हैं x इसमें बड़ी संख्या है और 150 माइनस x छोटी संख्या है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम इसको छोटी संख्या और इसको भी बड़ी लेकर बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार एग्जाम में जो x की वैल्यू आती है हम उसे ऑप्शन में ढूंढने लगते हैं एक्साइटमेंट में, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में सॉल्व करने के दौरान x की वैल्यू आ जाने पर अलग खुशी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली x वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमें जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको हमेशा x मानेंगे। यहाँ छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों को मान सकते थे, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है इसलिए बड़ी संख्या को x मानेंगे। तो बड़ी संख्या क्या कितना प्रतिशत दिया है? 40%। तो इसको लिखेंगे, इक्वेशन बनेगा हमारा बड़ी संख्या का 40%। तो 40% कैसे निकालते हैं? जितना प्रतिशत निकालना है बाई 100, ये बराबर है छोटी संख्या का 60%। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगभग सभी को आता ही होगा, जिन्हें नहीं आता है वो देख लेंगे, कुछ लोग भूल जाते हैं। ये इक्वेशन में LHS में कितने टर्म्स हैं? ये सिंगल टर्म है, इधर भी सिंगल ही माना जाए क्योंकि ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इधर भी डिनोमिनेटर में 100 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 100 है, दोनों कैंसिल कर देंगे। फिर क्या है कॉमन? यहां 0, यहां 0। अब इधर क्या बचा? 4x, इधर 900 माइनस 6x। अब वो 6x इधर प्लस हो जाएगा, 10x इक्वल टू 900, x इक्वल टू 90। तो इसमें बड़ी संख्या हमारी 90 है, x का वैल्यू आएगा 90 और ये छोटी संख्या हो जाएगी 150 में 90 घटाएंगे तो 60। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लिए। ठीक है, इस प्रकार ये सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये सॉल्व करने तो आता ही होगा सभी को। इसका एक और तरीका है, जब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया जाए कि किन्हीं दो संख्याओं का एक पार्टिकुलर परसेंटेज बराबर है, तो हम ये मान लेते हैं कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात उसके रेसिप्रोकल होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां दो संख्याओं की बात की गई है। एक संख्या मान लेते हैं a है, दूसरी b है।
ए बड़ी संख्या मान लेते हैं ग्रेटर, बी स्मॉलर छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत दिया है 40 और छोटी संख्या का 60%, यही दिया है। ये हमारी बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। इसका 40% और इसका 60% बराबर है। तो जब दो संख्याओं के इस प्रकार प्रतिशत का मान बराबर होता है तो इन दोनों संख्याओं में अपोजिट रेशियो होता है, इसका रेसिप्रोकल रेशियो आएगा। मतलब A रेशियो B 60-40 होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा 2:3। तो A B का रेशियो होगा 3:2। जो नीचे प्रतिशत का अनुपात है उसका उल्टा अनुपात हो जाता है उन संख्याओं का। तो ए बी का रेशियो होगा 3:2। और चूंकि हमें पता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 150 मिलता है, सम 150 है, तो 150 को हम 3:2 के रेशियो में भी बांट सकते हैं। अनुपात में बांटने आता ही होगा, और यदि नहीं आता है तो फिर हम वो अनुपात चैप्टर में बताएंगे। ये जिन्हें अनुपात में आता है वो इससे भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर अनुपात चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वो बताया जाएगा। ठीक है, तो इससे भी ध्यान रखेंगे, इससे कई बार हमारा बहुत समय बचता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस के एग्जांपल हैं। इसमें प्रतिशत में और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और बेसिक के। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच नंबर इज 40% लेस देन 90। कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। तो हम मान लेते हैं यहाँ एक संख्या है 90। जो भी संख्या होगी पूर्ण संख्या वो अपने आप में 100% होती है। तो 100% में हमें कम करना है 40%। तो यदि 100% में 40% कम कर दिया जाए कितना प्रतिशत बचेगा 60% बचेगा। तो 40% कम 40% लेस का मतलब है कि उसका 60% निकालना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कहीं भी नहीं दिया हो किसी संख्या का प्रतिशत तो उसको हमेशा 100% मानकर ही बनाएंगे। तो 90 से 40% कम है तो मतलब 90 का 60% निकालना है। तो प्रतिशत निकालने तो आता ही है सभी को। 90 का 60%, ये 60 कहां से प्राप्त हुआ है 100 माइनस 40। ठीक है, 100 माइनस 40 ये आ जाएगा 54। मतलब 90 का 60% 54 है, या हम ये कहें कि 90 से 40% कम 54 है। या हम ये मान लें कि कोई वस्तु 90 रुपए की थी, 40% कम कर दिया गया तो कितने का मिलेगा 54। कोई 90 नंबर का एग्जाम दिया और उसके 40% अंक काट लिए गए तो कितना प्राप्त होगा 54। ये सारे क्वेश्चन सेम है, बस अलग अलग नरेशन है उनका, बनेंगे सभी इसी प्रकार से। 90 रुपए का सामान था, 40% लॉस में बेचा, कितने में बिकेगा 54। क्लास में 90 स्टूडेंट है, 40% एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं 54। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। बढ़ाना हो कम करना हो, कम करना था तो यहाँ 100 से माइनस करके लिखे हैं, बढ़ाना होता तो 100 में प्लस करके लिखते हैं। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिशत में एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वो आमदनी और खर्च से रिलेटेड आता है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति की आमदनी दी गई रहती है, कई बार खर्च दिया रहता है, बचत निकालना होता है। आमदनी और बचत दी गई है, खर्च निकालने हैं, खर्च और बचत दी गई है, आमदनी निकालना है। बस इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, अलग अलग तरीके से दिए गए रहते हैं। उसमें दिया होता है अलग अलग हेड्स में कितने कितने खर्च किए गए हैं, उसकी सेविंग क्या है, उसका प्रतिशत दिया है, उसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू दिया है, प्रतिशत निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आमदनी और खर्च से रिलेटेड। तो इसमें सॉल्व करने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की आमदनी, जो टोटल आमदनी होगी, वो हमेशा 100% होगी।
अब अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 100% में अगर 80% खर्च कर लेता है, या ये पहले अगर रुपए में देखें, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की आमदनी महीने की 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए में यदि वो 12,000 रुपए खर्च कर लेता है तो कितने की बचत होगी? तो 15,000 से 12,000 को माइनस करेंगे, 3,000 रुपए की बचत होगी। उसी प्रकार प्रतिशत में लेंगे, यदि एक व्यक्ति की आमदनी 100% है, आमदनी तो 100% ली ही जाती है, आमदनी 100% है, या क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो कि व्यक्ति की आमदनी 100% है, जनरली लिखा भी नहीं होता है, तो हम उसे आमदनी 100% ही मानेंगे। यदि एक व्यक्ति महीने में 80% खर्च कर लेता है, कितने प्रतिशत की बचत करेगा? 20% की। यदि कोई व्यक्ति महीने में 75%, अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, तो कितने प्रतिशत की बचत करेगा? तो 100 से 75 माइनस कर देंगे, 25 की या 25% की। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ क्या दिया है? पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है, 40% भोजन में खर्च कर रहा है। 20% ऑन रेंट, 20% घर के किराए पे खर्च कर रहा है। 10% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% मनोरंजन में खर्च कर रहा है। एंड 10% ऑन ट्रेवलिंग, 10% यातायात पे खर्च कर रहा है। अब देखिए ये सारे खर्च जो है अलग अलग हेड में, भोजन पे, रेंट पे, मनोरंजन पे और यातायात पे, ये सारे अलग अलग खर्च है, कोई एक दूसरे से मिक्स नहीं है। और ये जो सारे खर्च दिए गए हैं प्रतिशत में, ये टोटल सैलरी का है। फूड पे खर्च किया गया 40%, टोटल का सैलरी का 40% है। रेंट का 20%, टोटल सैलरी का 20% है। इंडिविजुअल खर्चे हैं ये सारे टोटल सैलरी के रेस्पेक्ट में लिए जाएंगे। फिर आगे क्या दिया है? इफ ही सेव्स ₹1,500 एट द एंड ऑफ मंथ, यदि वह महीने के अंत में 1,500 रुपए की बचत करता है। फाइंड हिज सैलरी, तो उसका सैलरी या वेतन क्या है? इफ ही सेव्स ₹1,500 एट द एंड ऑफ मंथ, फाइंड हिज सैलरी, तो उसका वेतन क्या है? तो हम पहले बताए हैं कि सैलरी हमेशा 100% मानकर बनाएंगे, या सैलरी 100% ही होगा। सैलरी लिखा हो या इनकम लिखा हो, ये दो चीजें लिखी रहती है, सैलरी या इनकम, वो हमेशा 100% लिया जाएगा। तो सैलरी 100% है। तो सैलरी वैसे ये हर प्रश्न में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। सैलरी 100% है। अब देखेंगे उसके खर्चे क्या क्या हैं, अलग अलग हेड में। फूड 40%, रेंट 20%, 10% इंटरटेनमेंट एंड 10% ट्रेवलिंग। तो उसके एक्सपेंसेस लिखेंगे। फूड 40%, रेंट 20%, एंटरटेनमेंट 10% एंड ट्रेवलिंग 10%। तो ये टोटल कितना परसेंट खर्च हो गया? टोटल खर्च है 80%। सैलरी 100% था, उसमें इन चारों चीजों पर टोटल 80% खर्च किया गया। तो 100% में 80% खर्च होने पर बचेगा क्या? तो 100% में 80% खर्च करने के बाद सेविंग, बची हुई राशि सेविंग है। तो सेविंग होगा 100 सैलरी माइनस एक्सपेंस 80 इक्वल टू 20%। तो 20% उसकी सेविंग है। तो 20% सेविंग है। अब ये प्रतिशत मिल गया। अब फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे, यहां क्या दिया था? 1,500 रुपए उसकी सेविंग है। ये सेविंग किसकी है? टोटल सैलरी में 1,500 रुपए की सेविंग है। और वहां पे सेविंग कितना है? 20%।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1500 रुपए है वो उसके टोटल सैलरी का 20% है। तो मान लेते हैं कि टोटल सैलरी x है, तो उस x का 20% सेविंग कितना आना चाहिए? सेविंग क्वेश्चन में दिया है 1500 रुपए है, 1500 रुपए क्वेश्चन में दिया है और 20% हमने यहां ज्ञात किया है। तो x टोटल सैलरी है, उसका 20% 1500 होना चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 7500। तो x की वैल्यू है 7500, मतलब उसकी सैलरी 7500 रुपए है। तो इस प्रकार जिस भी हेड का निकालना हो उसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे और फिर टोटल सैलरी लेकर हम बनाएंगे। तो ये एक तरीका है। अब अगर मान लीजिए इसमें सैलरी निकालनी थी, अब कई बार ये प्रश्न आता है इसमें, अच्छा इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम x को LHS में रखेंगे, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू 1500 बाई 20 इंटू 100। ऐसे ही सॉल्व किए। तो देखिए वहां 1500 रुपए क्या है, 1500 रुपए उसकी सेविंग है, 20 क्या है, सेविंग का परसेंटेज है जो हमने यहां निकाला है, सेविंग का परसेंटेज है। तो सेविंग के नीचे सेविंग का परसेंटेज इंटू 100, ये 100 क्या है, 100 उसकी टोटल सैलरी है, 100 उसकी टोटल सैलरी है, 100% है, हमने पहले लिखा है। तो चूंकि टोटल सैलरी निकालनी थी तो इंटू 100 कर दिए। अब यहां यह भी प्रश्न आता है कि पूछा जाए कि उसने फूड पे कितना खर्च किया, भोजन पे कितना खर्च किया। तो जिस भी हेड का निकालना हो तो हम इसी को फॉलो करेंगे, ये फॉलो किया जाएगा। क्या है उसमें, सेविंग 1500 नीचे 20, सेविंग का परसेंटेज इंटू 100 सैलरी। अब अगर मान लेते हैं कि फूड पे निकालना है तो फूड का खर्च कितना है, 40%। तो हम क्या करेंगे, इस 100 की जगह जहां हम सैलरी निकालने के लिए 100 लिख रहे थे वहां 100 की जगह 40 डाल देंगे, 1500 और 20 रहेगा, 100 की जगह 40 आ जाएगा। तो फिर उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो जिस भी हेड का खर्च दिया हो, जिस मद की राशि दी गई हो उसके प्रतिशत से भाग और जिसकी निकालनी हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में सैलरी निकालनी हो तो आप एक्स में भी लिख लेंगे, अगर हेड में निकालना है तो बस ये वाला करना है। वैसे आप सैलरी निकाल के फिर उसका एक पार्टिकुलर परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये भी कर देते हैं तो बन जाएगा। तो बेसिक इक्वेशन तो है ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो भी खर्चे दिए गए थे वो टोटल सैलरी के रिस्पेक्ट में दिए गए थे। एक क्वेश्चन आता है जिसमें दिया रहता है बची हुई राशि का। तो बची हुई राशि का यदि दिया गया हो तो वो एक क्वेश्चन आता है, देखते हैं उसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि बची हुई राशि में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। इस क्वेश्चन में दिया है ए मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम्स ऑफ डेली यूज। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पे खर्च करता है एंड 30% ऑफ रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, और शेष राशि का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। तो इसमें पिछले क्वेश्चन की तुलना में अलग क्या है? पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो भी खर्चे दिए गए थे वो इंडिविजुअल प्रतिशत थे टोटल सैलरी के। यहाँ पे है रिमाइंडर, मतलब शेष राशि का। शेष राशि कैसा? वो पहले अपनी सैलरी से 12.5% खर्च कर चुका है। तो सैलरी 100% होती है, 12.5% खर्च कर दिया तो माइनस कर देंगे तो 87.5 आएगा, 87.5%।
फिर वो 30% खर्च किया है, किसका? शेष राशि का। तो यहाँ पे वो शेष राशि फिर से 100% मानी जाएगी। उस राशि को हम 100% लेंगे और उसका 30% खर्च करेंगे। तो पुनः यदि 100% लिया जाए बची हुई राशि का और उसका 30% खर्च करेंगे तो फिर 70% बचेगा उस बची हुई राशि का। फिर उसके अलावा और कोई खर्च तो नहीं दिया है। उसके बाद इन दोनों खर्चों के बाद उसके पास बचते हैं 2940 रुपये। आफ्टर डेट ही इज़ लेफ्ट विथ ₹2940। उसके बाद उस खर्चों के बाद, दोनों खर्चों के बाद उसके पास 2940 रुपये शेष बचते हैं। फाइंड हिज सैलरी, तो उसका वेतन क्या है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से, बस रिमाइंडर दिया है। तो इसमें क्या है, सॉल्व करने के लिए हम पहले टोटल सैलरी x तो लेंगे ही। तो हम मान लेते हैं टोटल सैलरी x है। और चूंकि लास्ट में जो राशि दी गई है 2940 रुपये, वो क्या है, शेष बची है। तो हर खर्चे के बाद कितनी शेष राशि बचेगी, हम उसका इक्वेशन बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं पहले उसकी सैलरी 100% थी और चूंकि 2940 रुपये बचत है तो बचत निकालनी है। तो उस x सैलरी में से टोटल सैलरी में कितना परसेंट खर्च किया गया, पहले 12.5% है, 12.5% ये खर्च किया गया है। तो 12.5%, 100 में 12.5% खर्च कर दिया गया तो कितना प्रतिशत बचेगा, तो 100 से माइनस कर देंगे। अब बचेगा 87.5%। ये पहला खर्च हो गया, 87.5% बच गया। अब ये मल्टीप्लाई करने पे बची हुई राशि आएगी पहले खर्च के बाद। अब नेक्स्ट खर्च कितना है, 30% है रेंट पे। तो 30% खर्च करने के बाद कितना परसेंट बचेगा, तो 30% खर्च करने के बाद बचेगा 70%। 100 से 30 माइनस कर देंगे तो फिर 70% निकालेंगे। टोटल सैलरी का 87.5% बचा पहले खर्च के बाद, दूसरे खर्च के बाद बचा 70%। अब इसके बाद कोई खर्च नहीं है, तो अब बची हुई राशि क्या है, तो बची हुई राशि है 2940। हम इस बची हुई राशि पे पहुंच गए, 2940 है। अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को LHS में रखेंगे और बाकी सभी संख्याएं RHS में चली जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 2940 इंटू 100/70 इंटू 100/87.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें प्राप्त होगा x का वैल्यू 4800। तो इसका मतलब है कि x 4800 मिला है और x किसके लिए लिया गया है, उसकी सैलरी के लिए। तो मतलब x की वैल्यू 4800 है, तो टोटल सैलरी उसकी 4800 रुपये है। तो जब भी इस प्रकार शेष खर्चे दिए रहेंगे, जितनी बार खर्च किया गया हो, शेष राशि के खर्चे हों, तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। जब टोटल सैलरी में खर्चे जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था वो दिया रहेगा तो सबको एक साथ जोड़ लेंगे, और इस प्रकार शेष राशि का दिया हो तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। क्लियर है। इस क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। एक व्यक्ति ने अपनी आमदनी का 20% अपने बड़े बेटे को दिया। 30% ऑफ रिमाइंडर टू हिज यंगर सन। 30% ऑफ रिमाइंडर मतलब शेष राशि का
बड़े बेटे को देने के बाद जो राशि बची थी उसका 30% दिया है, 30% दिया है अपने छोटे बेटे को। एंड डोनेटेड 10% ऑफ द बैलेंस टू अ ट्रस्ट। बैलेंस मतलब बची हुई राशि, शेष राशि। तो बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट में, एक संस्था को दान किया। ही इज नाउ लेफ्ट विथ ₹10,080। अब उसके पास 10,080 रुपये शेष बचे हैं। फाइंड हिज इनकम, तो उसकी आमदनी क्या है। तो पहले बेटे को दिया 20%, दूसरे को 30%, बची हुई राशि का 30%, फिर बची हुई राशि का 10%। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि टोटल सैलरी x लेंगे और जितनी बार खर्च किया गया है शेष राशियों में प्रतिशत, उतनी बार गुना करेंगे। और चूंकि लास्ट में दिया है कि 10,080 रुपये शेष बचे हैं, शेष राशि दी गई है, तो हम शुरू से शेष राशि निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शेष राशि जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितना प्रतिशत खर्च होता है 100 से माइनस करके लिखते हैं, तो 100 से माइनस करना है। तो पहले उसकी टोटल आमदनी x है। बड़े बेटे को दिया 20%, तो 100 से 20 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 80/100। फिर छोटे बेटे को दिया 30% बची हुई राशि का, तो 30% माइनस किए 70/100। फिर ट्रस्ट में दिया है 10%, तो 100 में 10% घटा देंगे 90/100। ये सारी बची हुई राशियां निकाली गई है और फिर अब तो कोई खर्च नहीं है। फाइनल कितना बचा, 10,080। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन अगर टेबल याद हो तो आसान है। देखते कैसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जीरोस देखते हैं, ऊपर नीचे एक एक जीरो कैंसिल करते जाएंगे। अब चलिए देखते हैं 8 × 7 कितना होता है, 56। टेबल याद होगा सभी को, 8 × 7 56 होता है। 56 × 9 क्या होता है, 504। 56 × 9 504 होता है। 504 का डबल क्या होता है, 500 का डबल 1000 और 4 का डबल 8। तो ये तीनों गुना करने पे 504 हो रहा था, और यहाँ इस जीरो को छोड़ दे तो देखिए लिखा है 1008। तो इसका मतलब ये 8, 7 और 9 तीनों से ये 1008 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। अब इधर कोई अंक नहीं बचा ऊपर। 2 के साथ 1 0, ये 2 3 4, मतलब 2 के साथ 4 0 हैं, तो x में 2 के साथ 4 0 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 20,000। तो x की वैल्यू 20,000 है, मतलब उस व्यक्ति की आमदनी भी 20,000 है। तो ये सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आमदनी और खर्च वाले में। इन प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व किया जा सकता है, जैसे साधारण खर्च वाला दिया हो और एक शेष राशि का खर्च दिया हो। तो इन प्रश्नों को हम इस प्रकार ही सॉल्व करेंगे। फिर आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इससे रिलेटेड कई सारे और भी प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, और कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उन टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।